हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अप फ्री वनडे अकेडमी पर। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं लेखपाल एग्ज़ाम के लिए हम लोग घटना घटना चक्र की 2 सीरीज को यहाँ पर जो 10 पेपर का सेट है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसका सेट 1, सेट 2 और सेट 3 हम लोग ने कर लिया है। और जो चौथा सेट 4 है, टेस्ट 4 है, उसको हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोग खूब मन से अपना टेस्ट पेपर और अभ्यास कर रहे होंगे, चाहे जहाँ से करिए कोई बात नहीं है, बट जितना करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ये मान के चलिए कि आपको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको टेस्ट पेपर से करने को मिलेंगे। अब अगर आप लोग 80 पहुँच रहे हैं तो मान के चलिए आपको 90 तक ले जाएगा, ये मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर अभी आप लोग 70 पहुँच रहे हैं तो मान के चलिए आपको 80 से 85 तक ले जाएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग टेस्ट पेपर करेंगे। ठीक है, आप लोग कोई टेस्ट पेपर 3 हो गया था आप लोग का, चलिए टेस्ट पेपर 4 डिस्कस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, विद्यालय में खेलने की उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं। मतलब यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित वाक्यांश, प्रश्न के वाक्यांश में कुछ त्रुटियां हैं, त्रुटि वाले भाग हेतु सही विकल्प का चयन कीजिए। मतलब किस भाग में इसमें त्रुटि है, किस भाग में कोई इसमें गलत है या कमी है, उसको यहाँ पर खोजना। देखिए पढ़िए, विद्यालय में खेलने की उत्तम प्रबंध, खेलने की उत्तम प्रबंध होता है कि खेलने का उत्तम प्रबंध होता है ना। तो यहाँ पर कौन से आपको लग रहा है खेलने, ऑप्शन नंबर बी में आपको यहाँ पर त्रुटि साफ साफ लग रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। यहाँ क्या हो जाएगा, खेलने का, है ना, क्या हो जाएगा, खेलने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वह खा रहा था वाक्य में कौन सा काल है। वह खा रहा था, ध्यान दीजिए, वह खा रहा था मतलब खा चुका है या खा लिया था, ऐसा कुछ भी पूर्ण भूत का तो कोई बोध नहीं हो रहा है। यहाँ पर वह खा रहा था, अभी खाना कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अपूर्ण भूत। चूंकि भूतकाल की बात कर रहा है लेकिन वो वहाँ पर भी खा रहा था, इसलिए यहाँ अपूर्ण भूत होगा। और आपको मैंने पिछले वीडियो में एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने भूतकाल के सभी प्रकारों को मैंने बता दिया था, जैसे पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, समान भूत, संदिग्ध भूत, 3 और भूत होते हैं भूतकाल के प्रकार। तो वो मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में, जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अपूर्ण भूत। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ वाक्य में कौन सा कारक है। अगर आपको कारक चिन्हों की पहचान होगी तो आप तुरंत पकड़ लेंगे। यहाँ पर मैं आया हुआ है, क्या हुआ है, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ कौन सा हो जाएगा, अधिकरण। कौन सा हो जाएगा, अधिकरण। जैसे मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, 1 वर्ष में आ रहा हूँ, या 1 वर्ष में मैं ये काम कर लूँगा। ठीक है, 1 माह में मैं वहाँ चला जाऊँगा। जो वहाँ में का जो कारक चिन्ह आएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ भी में आएगा मान के चलिए होगा आपका क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, काटो तो खून नहीं मुहावरे का अर्थ है। काटो तो खून नहीं मुहावरे का अर्थ है। पीड़ा शांत हो जाना, इसका बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल निर्जीव हो जाना, भय के कारण स्तब्ध हो जाना। देखिए ये होगा आपका आंसर ऑप्शन सी, भय के कारण स्तब्ध हो जाना। जैसे होता है ना कि राहुल अचानक से अपने पापा को देखने के कारण राहुल अचानक से अपने पिताजी को देखने से भय के कारण एकदम स्तब्ध हो गया। मतलब इस स्थिति उसकी ऐसी हो गई थी जिसे काटो तो खून नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन सी। आराम से वाक्य बना लेंगे तो आपको तुरंत लगेगा हाँ ये सही होगा। ठीक है, हालांकि याद भी रहना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 5वां, निम्नलिखित में से देवता का पर्यायवाची नहीं है। इसमें देवता का पर्यायवाची नहीं है, मतलब 3 है और 1 नहीं है। देखिए किंकर, यहाँ पर साफ साफ लग रहा है किंकर आपका देवता का पर्यायवाची नहीं है। किंकर किसका पर्यायवाची होता है, तो किंकर होता है दास का पर्यायवाची। किसका होता है, दास का पर्यायवाची। ठीक है, निर्जर, त्रिदश, किरवाड़, ये तीनों आपके देवता के पर्यायवाची हैं। इसके साथ साथ आपका विबुध, क्या होता है, विबुध। ठीक है, विबुध भी आपका देवता का पर्यायवाची होता है। ठीक है, विबुध भी आपका देवता का पर्यायवाची होता है। ठीक है, ओके, याद रहेगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कौटिल्य का विलोम शब्द है। यहाँ पर कौटिल्य का विलोम शब्द पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर कौटिल्य का विलोम शब्द होता है आर्जव। क्या होता है, आर्जव। उसी के मिलता हुआ शब्द दिया हुआ है मार्दव, आर्तव ना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो कौटिल्य का विलोम क्या हो जाएगा, आर्जव। ठीक है, ओके। 7वां क्वेश्चन देखिए, वाक्य के लिए एक शब्द है जिसमें जिसके हृदय में ममता नहीं। अरे जिसके हृदय में ममता नहीं निर्मम हो जाएगा, है ना। जिसके हृदय में दया नहीं वो निर्दय हो जाएगा। जिसको कोई भय नहीं वो निर्भय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, निर्मम।
8वां क्वेश्चन देखिए, शुद्ध शब्द छाटिए। यहाँ पर क्या कर रहा है, शुद्ध शब्द, अभ्यस्त नहीं होता, अभ्यस्त होता है, ठीक है। बाकी सब यहाँ यहाँ ये देखिए, ये भी लिखा है अभयस्त, ये भी गलत है, अभियस्त होता है अभ्यस्त, ठीक है। तो ये आपका 8वां का सी हो जाएगा। 9वां देखिए, तख्त या तख्तात मुहावरे का अर्थ, तख्त या तख्तात मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है। देखिए, तख्त या तख्तात मुहावरे का अर्थ, क्वेश्चन नंबर 9। दो चीज़ दिया है, तख्त, देखिए तख्त क्या होता है, तख्त शान क्या होता है ना, मेरा तख्त, मेरी कुर्सी, और तख्तात मतलब होता है शान से रहना या भूखों मरना, मतलब तख्त का होता है शान से रहना और तख्तात का मतलब भूखों रहना, ठीक है। यहाँ पर या कर दिया तो या करके यहाँ पे आंसर दिया, आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका सी, शान से रहना या भूखों मरना, ठीक है, तख्त या तख्तात। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है, दक्षिण का विलोम, ये तो साफ साफ पता चला है वाम होता है ना, दक्षिण का विलोम वाम या उत्तर, अगर उत्तर दिया रहता तो भी होता है, दक्षिणावर्त होता है, वामावर्त होता है, यहाँ दक्षिण का वाम होगा, अगर उत्तर होता है तो इसका आंसर उत्तर भी होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन। लाभ के लिए व्यापार या शेयर आदि खरीदने में पूंजी लगना है। यहाँ थोड़ा सा देखिए लिखा हुआ ब्लर हो गया, मैं पढ़ दे रहा हूँ। लाभ के लिए व्यापार या शेयर आदि में पूंजी लगाना, वाक्यांश लेख शब्द क्या होगा, निवेश। हमेशा आप लोग पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर, निवेश। क्या हो जाएगा, निवेश होता है ना, व्यापार में क्या करते हैं लोग, निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, यही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द का चयन करिए। तो तद्भव शब्द को यहाँ पर होगा अच्छा, यहाँ पर 3 तत्सम दिया हुआ है और 1 तद्भव है। यहाँ ओझा देखिए क्या हो जाएगा आपका तद्भव, क्यों, ओझा का जो आपका तत्सम होता है हो जाएगा उपाध्याय, क्या होता है, उपाध्याय, है ना, ओझा होता है उपाध्याय, ठीक है, उपाध्याय होता है। उष्ट्र का होता है, देखिए उष्ट्र यहाँ पर तत्सम शब्द है, बाकी तीनों तत्सम है, उल्लूखन, ओष्ठ, उष्ट्र। उष्ट्र का ऊंट होता है, ओष्ठ का होंठ होता है, और उल्लूखन का क्या होता है बताइए, ओखली। उल्लूखन का क्या होता है, ओखली। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो तद्भव शब्द कौन सा है, ओझा, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, उपाध्याय तत्सम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उनका तत्सम पूछ रहा है, उनका देखिए उर्ल उर्ल दोनों दिया हुआ है। कन्फ्यूज आप यहीं हो सकते हैं कि आपको अगर ठीक से नहीं पता है तो आप ये लगा सकते हैं या ये लगा सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन ए, बड़ा ऊ रहेगा, उनका उड़ होता है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या होगा, निम्नलिखित शब्दों में से बाढ़ का पर्यायवाची नहीं है, बाढ़, तीर वाला बाढ़ होता है ना, उसका पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा पर्यायवाची नहीं है बताइए, यहाँ पर नीरद, अरे साफ साफ पता चल रहा है, नीरद किसका पर्यायवाची है, नीरद किसका होता है, नीरद किसका पर्यायवाची है, बादल का, ठीक है, नीरद किसका पर्यायवाची है, बादल का पर्यायवाची होता है। बाकी सर, सायक, सिलमुख ये सब बाढ़ के पर्यायवाची हैं। और एक और बाढ़ का पर्यायवाची होता है, क्या होता है, विशिख, विशिख, ये भी आपका बाढ़ का पर्यायवाची होता है, ठीक है, विशिख, ओके, याद रहेगा आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विकल्पों में कुंज का पर्यायवाची कौन सा है, कुंज का पर्यायवाची होता है उपवन, ठीक है, कुंज का पर्यायवाची होता है उपवन। 16वां क्वेश्चन, गगनचुंबी में कौन सा समास है, ध्यान रखेंगे तो गगनचुंबी मतलब गगन को चूमने वाला, तत्पुरुष समास है। यहाँ पर द्वितीय पुरुष जो है आपका वही प्रधान है, तत्पुरुष पहचान की यही है ना, तत्पुरुष का क्या पहचान है आपका, कि इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है, प्रथम पुरुष और प्रथम पद जो होता है वो गौड़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन देखिए 17वां, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए शुद्ध वर्तनी इसमें 3 गलत हैं, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, आपको सी नंबर आपको बिल्कुल सही लिखा लग रहा है, तो ये होगा आपका सही आंसर, ठीक है। अप्रत्याशित बाकी सब गलत लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, अत्यूष्म, अत्यूष्म में प्रयुक्त संधि है। देखिए अत्यूष्म में प्रयुक्त संधि सीधे सीधे आपका यड़ संधि है। कैसे, हम आपको बता रहे हैं, आपको पहले पिछले एक टेस्ट में ये यड़ संधि का क्वेश्चन आ चुका था, हम आपको बताए थे, यदि ई या बड़ी ई हो या ऊ या बड़ा ऊ हो, ठीक है, या री हो, इसके बाद कोई भिन्न असमान स्वर आए, भिन्न या
भिन्न स्वर आए, ठीक है, भिन्न स्वर आए तो क्या करते हैं आप लोग बताइए, ई, ये दोनों ई की जगह क्या हो जाता है हमारा, यह हलंत हो जाता है, और ऊ दोनों की जगह क्या हो जाता है, वह हलंत हो जाता है, और ई की जगह क्या हो जाता है, र हलंत हो जाता है, या अरबी पढ़ते हैं इसको, ठीक है, ये हो जाता है। तो यहाँ पर अत्युष्म का संधि विच्छेद जब करेंगे क्या हो जाएगा आपका, अति धन ऊष्म, और जब इसका संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, अत्युष्म, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा संधि हो जाएगा आपका, यड़ संधि, ठीक है, आप लोग समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 19वां, ऐसे शब्द जिसके रूप में लिंग वचन पुरुष कारक इत्यादि के कारण कोई विकार नहीं उत्पन्न होता, याद रखिए जहाँ विकार नहीं उत्पन्न होता हमेशा क्या होगा आंसर आपका अव्यय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका पैराग्राफ है, ये आप बिल्कुल आप लोग आराम से कर लीजिएगा, बहुत आसान रहता है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, पैराग्राफ में पढ़िए आंसर देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखेंगे। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, यहाँ देखिए कवि का स्त्रीलिंग दे दिया है कवित्री, लेकिन यहाँ पर कवित्री को अशुद्ध रूप में दिया है, सिर्फ एक ही शुद्ध है, अगर आपको पता है। देखिए यहाँ पर ये आपका शुद्ध है, ये इसलिए यहाँ पर शुद्ध अशुद्ध जानना भी आपको लेके उतना ही जरूरी है, ठीक है ना। यहाँ पर इस तरीके से नहीं पूछा है कि कवि का स्त्रीलिंग विदुषी होगा कि विद्वान होगा, इस तरह के नहीं, यहाँ पर बता दिया है कवित्री होगा, लेकिन कवित्री का यहाँ पर उसने अशुद्ध रूप लिख दिया है, उसमें से आपको शुद्ध रूप वाला ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो कवित्री आपको हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, किस शब्द का हमेशा एक वचन प्रयोग होता है, क्षमा, है ना, चाहे एक लोग मांगे क्षमा, चाहे 10 लोग मांगे, हम लोग बोलते हैं हमें क्षमा कर दीजिए या मुझे क्षमा कर दीजिए, है ना, तो इसे हमेशा क्षमा हमेशा एक वचन प्रयोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 24, जब क्रिया के होने से में संदेह का प्रकट हो तो वहाँ पर क्या होगा, जब क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, ठीक है, जब क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो तो वहाँ पर क्या रहेगा, वहाँ पर हमेशा संदिग्ध वर्तमान काल रहेगा, क्या रहेगा वहाँ पर, संदिग्ध वर्तमान काल, आंसर ये हो जाएगा आपका सी, ठीक है। 24वां का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, सॉरी, देखिए सोम का अनेकार्थी शब्द नहीं है, मतलब सोम का अनेकार्थक शब्द नहीं है, कौन नहीं है यही पूछ रहा है, ठीक है। तो बाकी इसमें 3 होगा, एक नहीं है, तो सोम, शिव का सोम से संबंध नहीं है, ठीक है ना, आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। बाकी आपके सब सही हैं, ठीक है, सोम के समान अनेकार्थक शब्द हैं, ओके। इसके अलावा भी आपका होता है सोम का अमृत भी होता है, जल भी होता है, वायु भी होता है, स्वर्ग भी होता है, ये भी सोम के अनेकार्थक शब्द भी होते हैं, अनेकार्थक ही शब्द होते हैं, ठीक है। कुबेर चंद्रमा यम के अलावा अमृत जल वायु और स्वर्ग भी होता है, ठीक है। आपके 25 क्वेश्चन आपकी हिंदी को हो गए। चलिए आपके जीएस वाले पोर्शन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, ये आप लोगों को पता हो, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 8 सितंबर को, है ना। इस बार का इसका थीम क्या है, इसे बताइए, कोई थीम बता सकता है, अगर आप लोग को हो तो कमेंट कीजिएगा। चलिए मैं बता देता हूँ आप लोग को। वैसे एक चीज़ और जान लीजिए, साक्षरता, हाँ, साक्षरता हमारे जो हमारा 17 सतत विकास लक्ष्य है, उसमें चौथे नंबर का जो लक्ष्य है वो साक्षरता है। ये जो साक्षरता है ये चौथे नंबर का हमारा लक्ष्य है, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य में चौथे नंबर पे आता है साक्षरता। ये भी कई बार पूछा है कि दे देगा साक्षरता, पूछेगा कि सतत विकास में इस किस नंबर पे आता है या फिर चौथे नंबर का कौन सा है, तो याद रहेगा साक्षरता आपके सतत विकास का चौथे नंबर का लक्ष्य है। इस बार 2021 का जो थीम है वो है आपका डिजिटल विभाजन को कम करना। देखिए ये मैं डिजिटल विभाजन को कम करना, ये थीम आपका आधा बता रहा हूँ, यही पूछेगा आप, जबकि पूरा थीम क्या है, मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, उसके आगे है डिजिटल विभाजन को कम करना, ठीक है। लेकिन आपको यही देगा ऑप्शन में, डिजिटल विभाजन को कम करना, ये याद रखिए आप लोग, ठीक है, इसकी थीम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है, द ब्रोकन विंग सरोजिनी नायडू ने लिखा है, ये है। द गोल्डन थ्रेशोल्ड इन्होंने लिखा है। गोल्डन बर्ड नहीं, ये नहीं लिखा है, ये किसने लिखा है, ये लिखा है जैकब ग्रिम। किसने लिखा है ये, जैकब ग्रिम, जैकब ग्रिम ने लिखा है। उसके साथ तथा विल्हेम ग्रिम नाम है, विल्हेम ग्रिम, ये दोनों लोग ग्रिम हैं, ठीक है। तो जैकब ग्रिम था, विल्हेम ग्रिम ये इन्होंने ये द गोल्डन बर्ड लिखा है। बाकी द बर्ड ऑफ टाइम ये इसको भी सरोजिनी नायडू ने लिखा है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा सी, ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन,
16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। अरे ये तो सीधे सीधे किसके, मुस्लिम लीग के द्वारा, है ना, 16 अगस्त 1946। और डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि बताइए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था, 16 अगस्त 1946 को। इस तरीके से याद कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन सा, तो मोहम्मद शाह था, है ना, मोहम्मद शाह था। याद रखिए कब हुआ था ये आक्रमण, उसने कब आक्रमण किया था, 1739 में, 1739 में उसने आक्रमण किया था। और करनाल के युद्ध के नाम से फेमस है। किस युद्ध से, करनाल के युद्ध के नाम से फेमस है। करनाल, करनाल का युद्ध, करनाल का युद्ध हुआ था, ठीक है। याद रखिए इसमें मोहम्मद शाह हार गया था और इसीलिए इसी वजह से नादिर शाह दिल्ली के पूरे खजाने को लूट के गया था। उसी समय उसने तख्त ताऊस जो मयूर सिंहासन था उसको भी इसी युद्ध में लूट के चला गया था, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए 55 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया, तो यह हमेशा याद रखिए द्वितीय सम्मेलन में। किसमें, द्वितीय सम्मेलन जो 1931 में हुआ था। साथ साथ ये भी देखिए क्वेश्चन से आपको क्या पता चल जा रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, द्वितीय 31 में हुआ था, तृतीय 32 में हुआ था, ठीक है। और द्वितीय में ही गांधी जी ने भाग लिया था। और तीनों में जो फेमस आदमी है कौन भाग लिया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है ना। भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और लोग लिए थे लेकिन ये फेमस पर्सनालिटी, इसलिए इनको याद रखिएगा। ऐसा पूछा गया है कई बार, इसलिए मैंने आप लोग बता दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 56, फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। बस यही होगा इसका आंसर, उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे इसलिए इसका विरोध किया गया था, है ना। ये 1927 में बना था, 1928 में भारत आया था। ओके, सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। ओके, सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। इसको श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। क्या, श्वेत कमीशन, श्वेत कमीशन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से एक सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। अब देखिए कौन सही सुमेलित नहीं है। लखनऊ चिकन उद्योग के लिए फेमस है, बिल्कुल सही है। चूड़ी उद्योग के लिए शाहजहाँपुर, यही गलत हो गया आपका, शाहजहाँपुर नहीं है। कौन सा हो जाएगा चूड़ी उद्योग के लिए, फिरोजाबाद, है ना, बोलते हैं फिरोजाबाद की चूड़ी। बाकी कालीन उद्योग भदोही बिल्कुल फेमस है, क्योंकि भदोही को क्या बोलते हैं, कारपेट सिटी, भदोही को क्या बोलते हैं, कारपेट सिटी। और ताला उद्योग होता है ना, अलीगढ़ के ताले, इसलिए ये भी होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी, चूड़ी उद्योग के लिए फिरोजाबाद होगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आला बुंदेलखंड में होता है, बिरहा पूर्वांचल में होता है, चैती रुहेलखंड में नहीं होता। चैती होता है हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में। कहाँ होता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल क्या है, ये देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखिए। नीलगिरी पहाड़ी, ये है आपका, ये कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका इंडिया है ना, ये आपका इंडिया है। यहाँ इधर से आपका पूरा पश्चिमी घाट है और ये आपका आता है पूर्वी घाट है। यहीं पर जहाँ पर ये मिला है, ये जगह आपका होता है, आपका होता है नीलगिरी, ठीक है। नीलगिरी इसको नीलगिरी के गांठ भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा ध्यान रखिए कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, दोद्दा बेटा, क्या है, दोद्दा बेटा, है ना। ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेटा है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची शिखर को क्या बोलते हैं, अनाईमुडी। दोनों चीज़ याद रख लीजिएगा, ठीक है। दोद्दा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है और अनाईमुडी पूरे दक्षिण भारत की, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पे देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती, नर्मदा अरब सागर में गिरती है, मांडवी अरब सागर में गिरती है, लूनी अरब सागर में की तरफ जाती है पर गिरती नहीं है, तापी तो गिरती है। देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, लूनी। क्यों, क्योंकि लूनी आपका गुजरात के कच्छ के रण में ही विलीन हो जाती है ना, वहाँ दलदली जगह, कच्छ के
रन में विलीन हो जाती है। ठीक है, इसलिए वो पहुंच नहीं पाती, ये समुद्र तक, अरब सागर तक पहुंच ही नहीं पाती। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में के संरक्षण के संबंध में उपबंध है। ध्यान रखिए, आपका आंसर हो जाएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अंश का क्या हो जाएगा इसका आंसर, आर्टिकल 21। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आर्टिकल 21। देखिए 19 में क्या है, 19 में आपका जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और 19 में सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है बल्कि और 6 चीज़ें हैं, इसके बहुत सब सेक्शंस हैं, इसलिए आर्टिकल 19 को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ मैं उन 6 को नहीं बता सकता क्योंकि बहुत समय लग जाएगा, बाकी है आपका बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, आर्टिकल 20 में आपको पता है अपराधों के दोष सिद्धि के मामले में संरक्षण है। ठीक है, अपने खिलाफ गवाही नहीं देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। ठीक है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज 10 कब जारी किया गया था, 2015 में जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस नहीं है, देखिए प्रकाशी पेन इनपुट डिवाइस है, स्कैनर स्कैन करके अंदर जाता है तभी कुछ निकलता है तो इसमें इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ये भी रीड करता है इसलिए इनपुट डिवाइस है, पर प्लॉटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, ये क्या है आपका वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के प्रिंट करता है, वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करता है इसलिए आउटपुट डिवाइस है। क्या है ये आपका आउटपुट है। ठीक है, ये आपका क्या है आउटपुट डिवाइस है, आपका आंसर हो जाएगा आउटपुट डिवाइस है। ठीक है ये ओके। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन बिल्कुल सही है, विटिकल्चर अंगूर खेती ये भी सही है, ओलेरीकल्चर नहीं, ओलेरीकल्चर फलों के उत्पादन से नहीं, ये किससे हो जाएगा, ये सब्जियों से है। ठीक है, ये सब्जियों के उत्पादन से है तो इसलिए इसका आंसर गलत होगा, बाकी पीसी कल्चर भी सही है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 65 क्वेश्चन 1 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में बिल्कुल ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सही हरिकोटा में है बिल्कुल सही है, विक्रम साराभाई तिरुवनंतपुरम में सही है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला हासन में नहीं है, ये हासन में नहीं है, कहाँ है ये अहमदाबाद में है। आंसर आपका डी हो जाएगा, कहाँ है ये अहमदाबाद में। ठीक है, ये है आपका अहमदाबाद में। अच्छा, यहाँ आप कमेंट करके आप बताइए हासन किस राज्य में पड़ता है, हासन किस राज्य में पड़ता है, अगर आप लोग बताएंगे तो अच्छा होगा। चलिए बताइए हासन किस राज्य में पड़ता है कमेंट करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति किसके सुझाव पर राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा क्या पूछा है कि राष्ट्रपति किसके सुझाव पर राज्यपाल के राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है। देखिए जब ऐसे तो इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद दिया होता है एक बार तो हम यहाँ पर मंत्रिपरिषद मार भी सकते थे, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री दिया है, उस राज्य के मुख्यमंत्री दिया है, उपराष्ट्रपति दिया और इनमें से कोई नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, हालांकि इसका घटना चक्र में आपका आंसर क्या दिया है, घटना चक्र ने इसका आंसर दिया है प्रधानमंत्री, क्यों, लेकिन इसका प्रधानमंत्री क्या होगा, ये व्यवहार में हो जाएगा। ठीक है, ये व्यवहार में हो जाएगा, लेकिन संविधान में ऐसा नहीं कहा गया है कि प्रधानमंत्री सलाह लेगा। ठीक है, तो आंसर आपका मैं घटना चक्र के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन इसका आंसर क्या होगा कि वो मंत्रिपरिषद होता तो ठीक रहता, वरना नहीं। ठीक है, तो आंसर इसका आपका ए हो जाएगा। लेकिन यह ध्यान रखिए क्वेश्चन में अगर व्यवहार में पूछा होता तो ज़्यादा सटीक आंसर होता। ठीक है, अगला देखिए, मूल संविधान में अनुच्छेद कितने हैं, मूल संविधान में अनुच्छेद कितने हैं, मूल संविधान में 395 है। इसमें जितने भी अनुच्छेद 400 से ज़्यादा हो गए वो सब उपधाराओं के रूप में आ गए, सब क्लॉज के रूप में हैं। ठीक है, बाकी मूल संविधान में अभी भी 395 अनुच्छेद है। ठीक है, जैसे होता है ना आर्टिकल 4 का क, ठीक है, इस तरीके से बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं हमारे नॉर्मन ई बोरलॉग होगा आंसर, और भारत में पूछा जाता तो एस स्वामीनाथन। ये कहाँ पर है, ये भारत में है। ठीक है, और भारत में हरित क्रांति क्या पाया था 1966 में। ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होगा वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है, बढ़ता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में विकास होगा तो वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश हमारा क्या होगा, वो बढ़ता है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र मतलब सेवा क्षेत्र है ना, तृतीय क्षेत्र मतलब सेवा क्षेत्र, और सेवा क्षेत्र का बढ़ रहा है, इसीलिए आज की स्थिति में सबसे ज़्यादा हमारे जीडीपी में जिसका भाग है, सबसे बड़ा भाग है वो कौन, सेवा क्षेत्र का है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए 70। जल को 0 से 4 डिग्री तक गर्म करने पर इसका आयतन क्या होगा। अब देखिए बड़ा समझने का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत करिएगा इस क्वेश्चन में। यहाँ पर कह रहा है कि जल को 0 से 4 डिग्री तक गर्म करने पर इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन क्या होगा बताइए। देखिए यहाँ पर आयतन की बात कर रहा है ना, यहाँ पर क्या कर रहा है आयतन की बात, और कहाँ से कहाँ तक गर्म है 0 से 4 डिग्री तक। ये हम लोग जानते हैं आयतन बराबर क्या होता है बताइए। आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है हमारा द्रव्यमान बटे घनत्व होता है ना, द्रव्यमान बटे घनत्व होता है ना, द्रव्यमान बटे घनत्व होता है। और ये अच्छी तरह जानते हैं जब, और घनत्व हमारा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सर्वाधिक होता है। ये होता है आपका ग्राफ पानी का, है ना, ये है आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये आपका घनत्व का जो मैं फिगर बताया हूँ, तो मान के चलिए 4 डिग्री, जैसे जैसे आप 0 से 4 डिग्री तक बढ़ेंगे तो उसका घनत्व बढ़ता है। अब जब किसी का घनत्व बढ़ेगा तो ध्यान रखिए, जब घनत्व बढ़ेगा तो आयतन क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लग रहा है ना, व्युत्क्रमानुपाती लग रहा है। तो जब घनत्व बढ़ेगा तो आयतन क्या होगा, घटेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, घटता है। जब भी आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड, अब ये यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है सिर्फ कि ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही घटेगा, उसके बाद नहीं, क्योंकि उसके बाद आपका घनत्व क्या होता है, घटने लगता है, फिर आयतन आपका क्या होगा, बढ़ने लगेगा, है ना। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक घटेगा, उसके बाद ये बढ़ने लगेगा। ओके, समझ है, बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है, थोड़ा सा आप लोग रोक के देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का शुद्धतम रूप है। कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है, यहाँ पर हीरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72। किस वैज्ञानिक ने विषाणु की खोज की थी। विषाणु की खोज इतना ज़्यादा हो चुका है, कोई नहीं भूला होगा, कोरोना वायरस ने सबको याद दिला दिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इवानोव्स्की। ठीक है, क्या हो जाएगा, इवानोव्स्की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर में उत्पन्न हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये अरब सागर में उत्पन्न हुआ था, और इसका नामकरण किसने किया था, म्यांमार ने। इस तौकते का नाम किसने किया था, म्यांमार ने। ये कहाँ आया था, अरब सागर में हुआ था। 74वां देखिए, ओलंपिक खेलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, पूछ रहा है। तो ओलंपिक 2024 पेरिस में होगा, बिल्कुल ठीक है। ओलंपिक 2028 लॉस एंजल्स में होगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। ओलंपिक 2032 ब्रिस्बेन में होगा, ये भी ठीक है। अच्छा, 2020 रोम में नहीं हुआ था, अभी तो हाल ही फिलहाल में हुआ था। कहाँ हुआ था ये, टोक्यो जापान में हुआ था। कहाँ हुआ था ये, जापान में, है ना। तो ये आपका आंसर गलत है, बाकी तीनों सही है। अच्छा, यहाँ पर ब्रिस्बेन आया हुआ है, थोड़ा कमेंट करके बताइए, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत की राजधानी है। अभी हाल फिलहाल में ये आपकी यूपी पीसीएस या आरओ में क्वेश्चन पूछा भी था कि ब्रिस्बेन, हाँ, ब्रिस्बेन किस ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत की राजधानी है। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये क्वींसलैंड प्रांत की राजधानी है। किसकी, क्वींसलैंड की। चलिए क्वेश्चन 75 देखिए, क्वेश्चन नंबर। जून 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चीन। चीन को घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक समूह किन आधारों पर। अभी आपका ग्राम समाज का क्वेश्चन शुरू हो गया है। ठीक है, चलिए ठीक है। सामाजिक समूह, सोशल ग्रुप किन आधारों पर निर्मित होते हैं। देखिए, आपका जो सोशल ग्रुप होता है, सामाजिक समूह, वो आपसी संबंधों की चेतना पर और अंतर संबंध, लोगों के बीच अंतर संबंध दोनों से होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 77। अंतर समूह एवं बाह्य समूह की प्रकृति कैसे होती है। देखिए, जो अंतर समूह और बाह्य समूह होते हैं, इसकी प्रकृति काल्पनिक होती है। ठीक है, काल्पनिक रूप से इसको बनाया जाता है समूह को, इसलिए इसको काल्पनिक समूह कहते हैं। ठीक है, अंतर समूह में बाह्य समूह की प्रकृति काल्पनिक होती है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं। देखिए, यहाँ पर परिवार को ही एक गठित समूह के रूप में जब बताया जा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, तब इसको क्या कहेंगे, इसको समिति कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको एक समिति कहेंगे। ध्यान रखिएगा, जब परिवार के व्यक्तियों को ही एक समूह के रूप में गठित कर दिया जाए तो एक समिति का रूप ले लेता है। किसका, एक समिति का रूप ले लेता है। ठीक है, अगला 79। निम्नलिखित में से किस विशेषता का संबंध समिति से। यहाँ देखिए, समिति का विशेषता पूछ रहा है, चारों में से कौन है। ठीक है, तो देखिए, समिति किस लिए बनाई जाती है। कहीं भी आपको कहीं कोई भी समिति बनाई जाएगी तो किसी उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाया जाता है ना। अब चाहे बैंकिंग क्षेत्र में हो, चाहे वो ग्राम से संबंधित समिति हो, चाहे वो संवैधानिक समिति हो, किसी उद्देश्य के लिए उसको बनाया जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विशिष्ट उद्देश्य। अगला 80 क्वेश्चन,
सामाजिक संस्था का समुचित उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? सामाजिक संस्था का समुचित उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा बाजार। सामाजिक संस्था का जो समुचित उदाहरण है सामाजिक संस्था को, इसमें से चारों ऑप्शन में क्या हो जाएगा आंसर आपका? बाजार। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है? यहाँ पर पूछ रहा है इसमें से कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है। समुदाय का सामुदायिक भावना, अहम की भावना, सांस्कृतिक आत्म। देखिए मैं आपको इसके पहले बता चुका हूँ, जो गाँव सामुदायिक गांव का जो मूल तत्व होते हैं उसमें सांस्कृतिक विविधता नहीं आती। यही इसका आंसर होगा। ये पिछले भी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, पीछे भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, किस समुदाय में पंचायत की संस्था का अस्तित्व, किस समुदाय में पंचायत की संस्था अस्तित्व में है? तो हिंदू में भी है, मुसलमान में भी, इसका आंसर हो जाएगा सभी में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसका उल्लंघन गंभीर दंड की अपेक्षा करता है? अच्छा, मतलब ये पूछ रहा है कि समाज में ऐसे इन चारों ऑप्शन में प्रथाएं हैं, विचारधाराएं हैं, लोक रीतियाँ हैं या लोकाचार हैं, इन चारों में से किसका उल्लंघन करने पर आपको गंभीर दंड मिल सकता है या दंड मिल सकता है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा लोकाचार। यहाँ लोक रीतियाँ भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती हैं, पर आप ध्यान रखिए लोक रीतियाँ ही जाके लोकाचार बनती हैं। ठीक है, लोक रीतियों से ही हमारा लोकाचार बनता है। लोक रीतियाँ जब एकदम से सभी के द्वारा आत्मार्पित कर ली जाती हैं, समाज के सभी लोगों के द्वारा, तो वो लोकाचार बन जाता है। फिर उसका उल्लंघन करने पे आपको क्या मिलता है? दंड। ठीक है, हो गया आप लोग का क्वेश्चन नंबर 83। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, निम्नलिखित में से किस तथ्य के असमान वितरण को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं? किस तथ्य के असमान वितरण को? शक्ति, संपत्ति, प्रतिष्ठा। देखिए यहाँ पर सामाजिक स्तरीकरण करने का मतलब देखिए हम देख जैसे क्या होता है, गांव, किसी गांव का एग्जांपल लें तो किसी गांव में बहुत शक्तिशाली लोग होते हैं, फिर उससे कुछ कम शक्तिशाली होते हैं, फिर निम्न लोग होते हैं। इसी तरह संपत्ति में बहुत अधिक संपत्ति वाले होते हैं, फिर मध्यम संपत्ति वाले होते हैं, फिर गरीब लोग होते हैं, प्रतिष्ठित लोग भी होते हैं, किसी पद प्रतिष्ठा पे रहे हुए होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल प्रतिष्ठा बहुत मतलब छोटा मोटा प्रतिष्ठा होता है, कुछ लोगों को ऐसी प्रतिष्ठा बिल्कुल प्रतिष्ठा ही नहीं होती। ठीक है, तो ये तीनों आपका आंसर हो जाएगा, है ना, ये तीनों आपका आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जन्म पर आधारित स्तरीकरण का रूप देखने को मिलता है। ये तो जाति व्यवस्था में है ना, जाति व्यवस्था में जन्म के आधार पर आपको बता दिया जाता है कि आपका स्तर क्या है, जबकि अभी उनके कार्य को देखा भी न गया हो, लेकिन जन्म से ही उनको बता दिया जाता है कि आप श्रेष्ठ हैं और आप निम्न हैं। ये भारतीय समाज की एक कमी है जिसको दूर करने का सरकार और हम सब प्रयास कर रहे हैं। देखिए हो सकता है दूर हो भी जाए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 देखिए क्या है, प्रजाति, जिसको हम लोग रेस बोलते हैं, रेसिज्म जिससे निकलता है। ठीक है, तो प्रजाति क्या है? ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा जीव वैज्ञानिक एवं मानव शास्त्री, यही है। ठीक है, जीव वैज्ञानिक एवं मानव शास्त्री। अब यही मान लीजिए जैसे अपने शारीरिक दशाओं के, अपनी शारीरिक श्रेष्ठता के आधार पर अपने आप को श्रेष्ठ मान लेना, अपनी शारीरिक दशाओं कर अपने श्रेष्ठ मान लेना, अलग अलग प्रजाति का एक वो होता है, तो ये अपना गुण होता है। तो इसी में ये आपका होता है जीव वैज्ञानिक और मानव शास्त्र। इसका आंसर सिंपल आप याद रखिए, प्रजाति है जीव वैज्ञानिक एवं मानव शास्त्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, संस्कृति का मुख्य वाहक क्या है? देखिए संस्कृति का मुख्य वाहक आपका क्या होता है? आपका प्रतीक होता है ना, हर चीज़ का अपना प्रतीक होता है। संस्कृति का मुख्य वाहक याद रखिएगा प्रतीक होता है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है? सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं, तो वर्ग सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है, बल्कि जाति, प्रजाति, धर्म, भाषा, रहन सहन, खान पान, है ना, जनजातियाँ, ये सब भारतीय संस्कृति की विविधता का सूचक है, वर्ग नहीं है। ध्यान रखिएगा, वर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, सरल जनजाति समाजों में आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? सरल जनजाति समाजों के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? तो उनकी निर्धनता और उनकी अज्ञानता, है ना, वो गरीब तो होती हैं और अज्ञानी भी होते हैं, पढ़ाई लिखाई से उनका कोई नाता होता नहीं, पुराने परंपराओं को ही मान के वो माने रहते हैं, इसलिए उनका पिछड़ेपन का मुख्य कारण। ठीक है, 90 देखिए क्वेश्चन, राजनीतिक संस्थाओं का सरोकार समाज के किसके बंटवारे से है? राजनीतिक संस्थाओं का सरोकार समाज में किसके बंटवारे से है? तो समाज में किसका बंटवारा है? राजनीतिक संस्थाओं से क्या चाहिए? शक्ति, इसी का बंटवारा हम लोग करते हैं ना, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं,
सामाजिक नियंत्रण क्रियाशील होता है, सामाजिक नियंत्रण क्रियाशील होता है औपचारिक नियमों नियमावलियों द्वारा, अनौपचारिक नियमों नियमावलियों द्वारा। देखिए इसका आंसर होगा दोनों। क्यों? देखिए औपचारिक नियमों नियमावलियों मतलब जैसे संविधान हो गया, कानून हो गया, है ना, इन सबके द्वारा हो गया, विधि द्वारा। और अनौपचारिक जो गए समाज में अपने नियम हो गए, ठीक है, सामाजिक अपने नियम हो गए, तो इन मतलब समाज के जो अपने अपने लोक परंपरा ये सब के द्वारा भी हो जाता है। तो ये आंसर आपका दोनों आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है? सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है। परंपरावादिता बिल्कुल है भाई, एक ही परंपरा में बंधे रहोगे तो कैसे बदलाव लाओगे ना। तो ये है परिवर्तन का। जड़ता मतलब वही है, किसी एक चीज़ को पकड़े रहिए, अगर नए चीज़ को मानने से इनकार कर दीजिए। निहित स्वार्थ, बिल्कुल अपना स्वार्थ होता है। जैसे कुछ चीज़ों में कुछ लोग का स्वार्थ होता है तो कुछ चीज़ को बदलने देना ही नहीं चाहते, है ना। ये है आर्थिक प्रतिस्पर्धा तो बिल्कुल नहीं होगा ये, बल्कि सामाजिक परिवर्तन को बढ़ाता है, रोधक नहीं है, ठीक है। 93 वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, पुरुष सूक्त में, है ना। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सबसे पहले मिलता है। क्वेश्चन नंबर 94, जाति व्यवस्था का आधार क्या है? जाति व्यवस्था का आधार हमारा जन्म ही तो है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन का जन्म से ही बता दिया जाता है, आप श्रेष्ठ हैं और आप निम्न है, आप मध्यम है, ठीक है। इससे जाति व्यवस्था का आधार क्या है? जन्म है। अगला क्वेश्चन, जजमानी व्यवस्था कहाँ पाई जाती है? गाँव में, ठीक है। जजमानी व्यवस्था कहाँ पाई जाती है? गाँव में। क्यों? गाँव ग्राम समुदाय का ये मूल तत्व जो होते हैं 7-8, 6 से या 7, उसमें जजमानी व्यवस्था भी एक है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, केंद्र सरकार द्वारा गठित बीपी मंडल, बिंदेश्वरी, बीपी मंडल मतलब बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ठीक है, की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग बना था। तो कब बना था ये? 1979 में। इसका आंसर क्या होगा? 1979 में इसने पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की बात कही थी, ठीक है। मंडल आयोग, जिसी को मंडल आयोग बोलते हैं। और ये किसके समय में आया था? ये मोरारजी देसाई के समय आया था। कब आया था? मोरारजी देसाई के समय 1979 में, ठीक है। देसाई, ठीक है। 97 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 97, समेकित ग्रामीण विकास का कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था पूछ रहा है। इसका प्राथमिक उद्देश्य था निर्धनता उन्मूलन, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? निर्धनता उन्मूलन। समेकित ग्रामीण विकास का जो प्राथमिक उद्देश्य था वो निर्धनता उन्मूलन था। क्या था? निर्धनता उन्मूलन, गरीबी दूर करना। क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय संविधान 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था का संबंध किससे है? इसका संबंध पंचायती राज से है। और 74वां संविधान संशोधन का किससे संबंध हो जाएगा? नगर पालिका से, ठीक है, नगर पालिका से, नगर पंचायत और नगर पालिका से, ओके। 1992 में आया था, 1993 में लागू हो गया था, ठीक है। अगला कुछ 99 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पीएमजी दिशा योजना के अंतर्गत किस उम्र तक के लोगों को निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा प्रदान की जाएगी? तो ये पहले आप जान लीजिए कि पीएमजी दिशा योजना कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित है और ये 14 से 60 वर्ष तक के लिए निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करता है, ठीक है, याद रहेगा आप लोग को, 14 से 60 वर्ष। अगला क्वेश्चन, दीक्षा पोर्टल ऐप है, ये क्या है? ये एक ई लर्निंग पोर्टल है। क्या है ये? एक ई लर्निंग पोर्टल है, ठीक है। ये ई लर्निंग पोर्टल है और कब आया था ये? 2017 में उपराष्ट्रपति ने इसको लॉन्च किया था, दीक्षा पोर्टल को। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था एक शिक्षा के क्षेत्र में ई लर्निंग पोर्टल को लॉन्च करना। इसका फुल फॉर्म क्या होगा दीक्षा का? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। डी फॉर डिजिटल, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, और के फॉर नॉलेज और शेयरिंग, ठीक है। तो मतलब क्या है कि इसका उद्देश्य क्या था? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है, ओके। हो गया आपके 100 क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए आप लोग, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और प्रमोट कीजिए। थैंक यू।